जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ चलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्री मार्कर से संबंधित हमारी श्रृंखला को एक पैदान और आगे बढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूं। पेपर वन के पार्ट ए की इकाई 4 फिलहाल चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के अलावा उसका संस्कृति, उसका पर्यटन वाला हिस्सा भी देखना होता है। इसी के क्रम में उससे संबंधित एक खास टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। इनसे संबंधित भी 3 मार्कर आ सकता है। साथियों, 2 तरह के प्रश्न सीधे बन सकते हैं। पहला, या तो वो किसी साहित्यकार पर 3 मार्कर लिखने दे देगा। दूसरा, या तो वो उसकी रचनाएं पूछ लेगा या रचनाओं की विशेषता पूछ लेगा कि भाई कालिदास की प्रमुख रचना है या कालिदास की रचनाओं की विशेषताएं। इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक तो प्रमुख साहित्यकार और दूसरा उनकी रचनाएं या उसकी विशेषताएं। क्लियर? तो इन 3 डायमेंशन को, या मैं कहूं 2 मुख्य डायमेंशन को कवर करते हुए कुल 45 3 मार्कर मैं आपके लिए लेके आया हूं। जी हां, 45 3 मार्कर मध्य प्रदेश के साहित्यकार। आइए शुरुआत करते हैं। पहला 3 मार्कर है कालिदास। कालिदास में जब 3 मार्कर पे लिखने को आएगा तो ऑब्वियसली हम क्या बताएंगे? किसी व्यक्ति विशेष से 3 मार्कर आया है तो हम क्या बताते हैं उसमें? ऑब्वियसली ये बताते हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से, ऑब्वियसली ये बताते हैं किस विधा के ये हैं, तीसरा बताते हैं कि भाई किस राजा या शासनकाल से संबंधित है, और चौथा बताते हैं इनका काम क्या रहा। तो वही हम कालिदास में ही बताएंगे। भाई नंबर 1, उज्जैन में जन्मे, कौमा, संस्कृत के कवि व नाटककार, पूर्ण विराम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, पूर्ण विराम, प्रमुख रचनाएं। अब देखिए, रचनाओं को भी मैंने किस तरह से बताया हुआ है। महाकाव्य ब्रैकेट में कुमार संभवम, खंड काव्य ब्रैकेट में ऋतु संहार, और नाटक ब्रैकेट में अभिज्ञान शाकुंतलम। हालांकि खंड काव्य में ऋतु संहार के अलावा मेघदूतम भी है ना, कुमार संभवम के अलावा दूसरी भी है, परंतु हमने यहां केवल एक बताई। हर एक चीजें, मतलब खंड काव्य भी एक बता दिया, नाटक भी एक बता दिया और महाकाव्य भी एक बता दिया। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना है। और आप इस सब को काउंट करेंगे तो 24 शब्द के अंतर्गत हमारा पूरा काम हो गया है, जितना आप वहां लिख भी सकते हैं। इसको हमने पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की कोशिश की। देखिए, सब बता दिया मैंने, कहां जन्मे हैं, क्या हैं, किसके दरबार में थे और इन्होंने क्या किया, और उनके कामों को, जैसा मैंने बताया, क्लासिफाई कर दिया मैंने। खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक, सबके एक एग्जांपल दे दिए। जरूरी नहीं पूरे पूरे नाम लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की रचनाएं। अब रचनाएं यदि पूछी है तो ज्यादा से ज्यादा मेंशन करो, उसे भी क्लासिफाई करके लिखेंगे। वही महाकाव्य में 2 हैं, आप सभी जानते हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। खंड काव्य में भी 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और तीसरा है नाटक। नाटक में तो इतने सारे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। क्लियर? तो इस तरह से क्लासिफाई करके जब आप बताएंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसे रैंडम नाम नहीं लिख देना है रचनाओं के, इस तरह से क्लासिफाई करके बताना है। चलिए अगला देखें। अब इतनी सारी रचनाएं कालिदास की हैं और लगभग हर रचना इंपॉर्टेंट है, तो हर रचना पे 3 मार्कर आ सकता है। तो अब मैंने उनकी इन रचनाओं में से जिन जिन पे अलग से स्पेसिफिकली 3 मार्कर आ सकता है उसको भी डिजाइन कर दिया। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम पे यदि 3 मार्कर आ गया तो ऑब्वियसली पहले तो आप ये बताएंगे कि कालिदास का नाटक है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, कालिदास का अंतिम नाटक, ये भी मेंशन करना है, अंतिम है, और ब्रैकेट में भारत का शेक्सपियर। क्यों? क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर इसी के कारण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, राजा दुष्यंत डैश शकुंतला का प्रेम प्रसंग वर्णित। क्या है इसमें? हम सभी जानते हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, उसके बाद उनका विवाह, उसके बाद शकुंतला का गर्भवती होना और राजा दुष्यंत द्वारा उन्हें पहचानने से बाद में इंकार कर देना। ये पूरी कहानी हम इसमें पढ़ते हैं, तो उसी को मैंने संक्षेप में लिखा है। और साथियों, अंग्रेजी में अनुवादित ये संस्कृत की पहली रचना है। संस्कृत की पहली रचना जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए, 3 पॉइंट्स में मैंने कितनी जरूरी सारी बातें बता दी। कालिदास का अंतिम नाटक है, भारत का शेक्सपियर इसी कारण कह रहे हैं, क्या इसमें विषय है और क्या इसकी विशेषता है? विशेषता यह है
कि संस्कृत की पहली रचना है जो अंग्रेजी में अनुवादित हुई। विक्रमो वर्षियम कालिदास की एक रचना, उस पर यदि कभी 3 मार्कर आ गया तो क्या लिखेंगे भाई? ऑब्वियसली पहले तो मेंशन करेंगे कि कालिदास का नाटक है, अकेला ये नहीं लिखना है कालिदास की रचना है। रचना में भी क्या है? नाटक है, खंडकाव्य है, महाकाव्य, मेंशन करो नाटक है। विषय जरूर बताना है। हम सभी जानते हैं कि उर्वशी जो कि स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी, वो धरती पर आती है और यहाँ के राजा पुररवा से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। उसी की पूरी कहानी इसमें वर्णित है, हम सभी जानते हैं। तो उर्वशी और पुररवा की कथा या प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। ये 2 बातें हम यहां मेंशन कर देंगे। अगला देखें, मालविकाग्निमित्रम। साथियों ये कालिदास का पहला नाटक है, जैसे वो वाला अंतिम था। इसके अलावा शुंग राजा अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। बड़ा बेसिक सा है। आगे बढ़े, मेघदूतम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम सभी जानते हैं। मेघदूतम मतलब यक्ष द्वारा प्रेमिका को बादल से संदेश भेजा गया था और उसका पूरा वर्णन है। उस यक्ष को एक तरह का दंड मिल जाता है कि तुम अपनी प्रेमिका से दूर रहो, ठीक है, वो पूरा संस्मरण हम जानते हैं, ठीक है। एक तरह का दंड मिल जाता है कि तुम प्रेमिका से दूर रहो, नया नया विवाह हुआ था, वो उसके विरह में तड़प रहा होता है, तो वो उसको संदेश भेजता है बादल के माध्यम से। ये सारी बातें मेघदूतम में बताई गई कालिदास जी द्वारा। तो देखिए किस तरह से लिखा, कालिदास द्वारा प्रकृति का मानवीकृत वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का मानवीकृत वर्णन, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस सौंदर्य के माध्यम से एक महिला या पुरुष के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो प्रकृति का सहारा लेना ही कहलाता है मानवीकृत वर्णन करना प्रकृति का, और ये खंड काव्य है साथियों। अच्छा, विषय मैंने बता दिया, यक्ष द्वारा प्रेमिका को बादल से संदेश, कितने संक्षेप में मैंने लिखने का प्रयास किया है देखिएगा। और इसमें विशेष यह है कि उज्जैन और अमरकंटक की सुंदरता की भी इसमें व्याख्या की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, ऋतु संहार कालिदास का पहला खंड काव्य है ऋतु संहार। इसमें कुल 6 ऋतुओं का वर्णन है, मतलब विषय बता दिया। और इसमें विशेष यह है कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। साथियों कुमार संभवम कालिदास का यह पहला महाकाव्य है, तो यह इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय इनका जन्म, और इस सब बातों का इसमें वर्णन है। अगला देखें, अब देखिए पैटर्न देखिए, नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में भी हम लिख रहे हैं, इधर आप देखें तो हम पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं, पीछे आपने देखा कि मैंने पॉइंट्स विद हेडिंग में भी लिखा। तो किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, आपको वैरायटी ज्यादा से ज्यादा वहां पे देनी होती है। चलिए आगे देखें, रघुवंशम, हम सभी जानते हैं रघुवंशम में रघुकुल का वर्णन है, मतलब रामायण से संबंधित इसका विषय है, और ये कालिदास का दूसरा महाकाव्य है साथियों। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, कालिदास की रचनाएं, देखिए मैंने कालिदास पे 3 मार्कर करवा दिया, कालिदास की रचनाएं बताइए, उस पर 3 मार्कर बता दिया, हर एक रचना पे 3 मार्कर बता दिया। और अब कालिदास की रचनाओं की विशेषता, तो कालिदास से ही संबंधित हमने 4 डायमेंशन कवर किए साथियों। कालिदास की रचना की विशेषता है, पहला, भाषा परिष्कृत कॉमा सरल व भावों के अनुकूल है। ठीक, भावों के अनुकूल, जिस तरह की इमोशन उस तरह की भाषा प्रयुक्त की गई है। अच्छा, संस्कृत भाषा में इन्होंने अलंकार का बहुत सहजता के साथ प्रयोग किया है। अच्छा, जीवन, मानवीय भावनाएं और प्रकृति का सूक्ष्म इसमें निरीक्षण है, मतलब प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है, ये इसकी खासियत है। और संस्कृत में अलंकार का बहुत इजीली उपयोग कर जाना, ये भी कालिदास की एक विशेषता है, ये आप जरूर मेंशन करेंगे, ये 3 विशेषताओं में। चलिए भर्तहरि, अब देखिए कालिदास का चैप्टर क्लोज। कालिदास से संबंधित 4 डायमेंशन मैंने आपको कवर कराए। अब हम बात करेंगे भर्तहरि के बारे में। तो भर्तहरि पे भी 3 मार्कर आ सकता है, जैसे कालिदास पे आ सकता है। फिर भर्तहरि की रचना पूछ ली जाएगी, फिर भर्तहरि की रचनाओं की विशेषता पूछ ली जाएगी, और यदि कोई रचना खास है तो उस पर 3 मार्कर आ जाएगा। तो प्रयास करेंगे कि उन्हीं 4 डायमेंशन को यहां भी देखें। भर्तहरि पे कभी 3 मार्कर आएगा साथियों, तो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति है तो ये बताना पड़ेगा कि कहां, कौन है, कहां का है और किस टाइम पीरियड का है। तो पहला डॉट 5वीं शताब्दी का है, उज्जैन में जन्मा है और इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। और दूसरा, इनकी साधना स्थली यूपी की मानी गई और समाधि स्थली सरिस्का मतलब राजस्थान में। इनकी प्रमुख रचनाएं रही शतक त्रय, वाक्यपदी, महाभाष्य दीपिका, वेदांत सूत्र वृत्ति और मीमांस भाष्य। अब आप बोलेंगे कि सर वर्ड लिमिट आप एक्सीड जा रहे हो। भैया वर्ड लिमिट मेरी एक्सीड नहीं हो रही है, रचनाएं जब भी मैं किसी राइटर की बताऊंगा तो कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बताऊं। भैया आप वहां पर कोई 3 लिख के आना, कोई परेशानी की बात थोड़ी। मैं यहां ज्यादा इसलिए आपको बता रहा हूं कि यदि मैं आपको 5 बताऊंगा, मैं आपको 10 बताऊंगा, तब जाके आपको
2-3 याद रहेंगी। क्लियर? तो इस वाले पॉइंट में आप मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिएगा, मैं जानबूझकर ये थोड़ा एक्सीड करूंगा। बाकी के पॉइंट आपको बिल्कुल कट टू कट वर्ड लिमिट में मिलेंगे। क्लियर? आगे देखें, शतक त्रय। अब जो भर्तृहरि की इतनी रचनाएं हमने देखी उसमें शतक त्रय थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने शतक त्रय को अलग से एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर 1 ये तो बताना पड़ेगा किसकी रचना है, तो भर्तृहरि की रचना। पॉइंट नंबर 2 इसमें नीति शतक, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है सदाचार, क्यों? क्योंकि नीति शतक सदाचार से संबंधित है। दूसरा श्रृंगार शतक, ब्रैकेट में स्त्री पुरुष प्रेम। तीसरा वैराग्य शतक, मतलब त्याग से मुक्ति की यात्रा, इसका विषय ब्रैकेट में लिखा है। का समावेशन, मतलब शतक त्रय में, त्रय मतलब 3, शतक त्रय मतलब 3 में एक नीति शतक है नंबर 1, नंबर 2 श्रृंगार शतक है और नंबर 3 वैराग्य शतक है। नीति शतक में सदाचार की बात हुई है, श्रृंगार शतक में स्त्री पुरुष प्रेम प्रसंगों का वर्णन है और वैराग्य शतक में त्याग से मुक्ति की यात्रा के बारे में बताया गया है। अच्छा, उसी तरह की एक और रचना है साथियों, वाक्यपदी। अब वाक्यपदी पे कभी 3 मार्कर आ गया तो क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले भर्तृहरि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। ओके, भर्तृहरि का है, संस्कृत व्याकरण का है। ओके, इसमें दूरी, समय जैसी भौतिक धारणाओं को बताया गया है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं, मतलब दूरी समय जैसी जो फिजिक्स की अवधारणा है उन पे इस पे चर्चा हुई है और इसे त्रिकांडी भी कहा जाता है। तो देखिए 3 बातें बता दी, भर्तृहरि का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, दूसरा बता दिया इसमें किस चीज का वर्णन है और तीसरा बता दिया इसका उपनाम। यदि आप इसे पॉइंट विथ हेडिंग में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहली हेडिंग डाल देंगे रचनाकार, दूसरी डाल देंगे विषय और तीसरी डाल देंगे अन्य नाम। अन्य नाम आ जाएगा त्रिकांडी। चलिए भर्तृहरि की भी लेखन की विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कालिदास की देखी हमने। तो भाई पॉइंट नंबर 1 कि संस्कृत भाषा में इन्होंने श्लोकी कविता शैली का प्रयोग किया है, मतलब भाषा संस्कृत है और श्लोक के फॉर्म में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अलावा मुक्तक तथा शतक काव्य के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक, जो शतक काव्य लिख रहे हैं, 100 की उसमें पंक्ति होती है, 100 के उसमें श्लोक होते हैं, उसे शतक काव्य कहते हैं, उसके इन्हें अग्रदूत कहते हैं। दूसरा, भर्तृहरि का पद वैराग्य पद कहलाता है। वैराग्य पद, क्योंकि वैराग्य की ज्यादा बात की है, मुक्ति की ज्यादा बात की है, संन्यास की ज्यादा बात की है। ये 3 बातें आप लिख देंगे तो इनके लेखन की विशेषता हो जाएगी। साथियों अगला नाम हम देख रहे हैं भवभूति। भवभूति पे 3 मार्कर आ गया। तो पॉइंट नंबर 1 वही, भाई पदमपुर में जन्मे हैं, उपनाम इनका भारती मिल्टन। बेसिक परिचय दे दिया, ये हम सब में कर रहे हैं। दूसरा, कन्नौज राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि इन्होंने रचनाएं कौन सी रची, तो इनकी रचनाएं हैं साथियों मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। देखिए फिर मैं बता रहा हूं कि यहां 3 रचनाएं फेमस थी, इसलिए मैंने बस 3 बताई, बट जहां मुझे ज्यादा रचनाएं मिलेंगी मैं ज्यादा रचनाएं मेंशन करूंगा। आप 3 लिख के आना, 4 लिख के आना, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लिमिट। चलिए अगला देखें। अब जो भवभूति हमने देखा, उनकी रचनाएं देखी, उन रचनाओं में मालती माधव थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो हमने मालती माधव पे अलग से 3 मार्कर बना दिए। देखिएगा, भवभूति की रचना पूर्ण विराम, जिसमें पदमपुर की राजकुमारी मालती और राजकुमार माधव की प्रेम कथा का वर्णन है। क्लियर? तो एक राजकुमारी रहती है मालती और एक राजकुमार रहता है माधव, इन दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। चलिए आगे देखें, महावीर चरित्र एक और रचना भवभूति की, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे भी 3 मार्कर बना दिए। देखिएगा, रचनाकार भवभूति, विषय है राम के जो वीरोचित कार्य हैं, मतलब जिसमें उनकी वीरता दिख रही है, और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप, मतलब मर्यादा भी दिख रही है, इन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। विशेष यह है कि यह वीर रस से परिपूर्ण माना जाता है। देखिए इस वाले को हमने पॉइंट विद हेडिंग में मेंशन कर दिया। तो अलग अलग तरह से मैं आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको हर वैरायटी के प्रति एक नजरिया विकसित हो जाए। उसी तरह उत्तर रामचरितम भी भवभूति की रचना भी हमने देखी, रचनाकार भवभूति, विषय आधार क्या है, रामायण का उत्तरकांड की एक कथा जो है वो इसका विषय है। ठीक, और विशेष इसमें यह है कि संस्कृत का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। साथियों संस्कृत का पहला दुखांत नाटक उत्तर रामचरितम को मानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख रहे हैं बाणभट्ट। अब देखिए बाणभट्ट पे 3 मार्कर आ जाएगा, तो वही बात, पहला पॉइंट उनका सामान्य परिचय दीजिए। तो देखिए हमने दिया संस्कृत लेखक, जन्म प्रीतिकूट और हर्षवर्धन के दरबारी। शब्द गिन लो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों में मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। मैं वर्ड लिमिट में चल रहा हूं भाई साहब। आप में से कई साथियों ने कमेंट किए थे कि सर आंसर थोड़ा एक्सीड हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया है, बस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मामला। लिखते वक्त हमें वर्ड लिमिट कंट्रोल ही हो रही है हमसे, तो मैं बिल्कुल जमा के ला रहा हूं, अब एज इट इज चेप के आना है आपको। क्लियर? बट यहां आप देखिएगा 7 शब्दों में काम हो गया। तो पहले पॉइंट में हमने सामान्य परिचय दे दिया। दूसरा, इनके अन्य नाम है बहुत सारे, बनांचल केसरी, बाना दत्ता और वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। फिर इसमें वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई, तो आप कोई 2 नाम दे दीजिए भाई, मैंने आपको 3 बता दिए। अच्छा, रचनाएं हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक,
पार्वती, परिणय और मुकुट ताड़ीकत, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अब इन रचनाओं में से कौन सी रचना है जिसपे 3 मार्कर आ सकता है? तो हर्षचरित देखें सबसे पहले। बाणभट्ट की पहली रचना, पूर्ण विराम, संस्कृत साहित्य की समास बहुल रचना। तीसरा पॉइंट, हर्षवर्धन के सत्तारूढ़ होने और कार्यों का वर्णन है। 3 बातें हमने बता दी, किसकी रचना है, किस प्रकृति की है, तो संस्कृत साहित्य की है, और इसमें क्या बताया गया। तो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे और उन्होंने क्या क्या काम करे इस सब पे बताया गया है। अगला 3 मार्कर आएगा कादंबरी। कादंबरी भी रचना थी बाणभट्ट की, तो पॉइंट नंबर 1 बाणभट्ट की रचना। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है साथियों। ये 2 बातें आप बता देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसी तरह एक और रचना हमने देखी थी मुकुट ताड़ी। अब इस पे 3 मार्कर आया, तो ऑब्वियसली पहला बाणभट्ट की रचना है। दूसरा किस विषय पर आधारित है, तो महाभारत के कथानक पर आधारित है, जो दुर्योधन को परास्त कर उसके मुकुट को तोड़ता है। ये वाला जो संस्मरण है वो इस लेखन में दर्शाया गया है। अगला देखें, अब बाणभट्ट हो गए, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हमने देख ली, हर एक पे 3 मार्कर देख लिया जिसपे बन सकता है। और अब हम देखने जा रहे हैं बाणभट्ट की रचनाओं की विशेषता। जैसे हमने कालिदास की देखी, भर्तृहरि की देखी, भवभूति की विशेषता देखी, अब बाणभट्ट की देखते हैं। संस्कृत भाषा में गद्य शैली का प्रयोग किया, ये एक पहली विशेषता कि संस्कृत भाषा में गद्य शैली का प्रयोग। दूसरा, निरीक्षण और अलंकारिक शैली है, अलंकार का प्रयोग किया इन्होंने अपनी भाषा में। लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं और कथा के भीतर कथा, मतलब उपकथाओं का इन्होंने फॉर्मेट प्रस्तुत किया। एक कथा चल रही है, उसी के अंतर्गत एक छोटी सी और कहानी शुरू हो गई और एक कहानी शुरू हो गई, तो कथा के अंतर्गत कथाएं चल रही हैं। ठीक है, जैसे आजकल की पिक्चर्स चलती है ना कि वो एक मेन स्टोरी चल रही है, फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी कहानियां चल रही हैं, तो ऐसे कथा के अंदर कई सारी उपकथाएं चल रही हैं। ये इनके लेखन की विशेषता थी साथियों। अगला नाम देख रहे हैं आप, राजशेखर। राजशेखर पे 3 मार्कर आएगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम यही बताते हैं कि किसके दरबार में रहे। तो एक तो एक कलचुरी वंश के भी दरबार में रहे और गुर्जर प्रतिहार के दरबार में भी रहे थे। अब यदि इस वंश के भी किस राजा के दरबार में थे, यदि हम मेंशन करेंगे तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी, इसलिए हमने नहीं लिखा। रचनाओं की बात करें तो प्रबंध कोश, काव्य मीमांस, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत, इतनी सारी इनकी रचनाएं रही साथियों। अगला केशवदास। अब देखिए हमने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने जरूरी राइटर्स थे, उनसे संबंधित जो रचनाएं थी, उन पे हमने बातें कंप्लीट कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी राइटर्स थे। तो नाम आपको दिख रहा है केशवदास। अब व्यक्ति विशेष के रूप में कभी केशवदास आ जाए तो वही बताएंगे जो सब में बताया। भाई सामान्य परिचय क्या है, किस टाइम पीरियड के हैं, किसके दरबार में थे और रचनाएं क्या क्या थी। देखें, इंद्रजीत सिंह के दरबारी, 16वीं शताब्दी, ओरछा। 3 बातें। अब देखिए हर एक का सेंटेंस बनाना जरूरी नहीं होता, मैं बार बार आपको बोलता हूं। इतना लिख दिया इंद्रजीत सिंह के दरबारी, ब्रैकेट में लिख दिया कौन सी शताब्दी और कौन सा क्षेत्र। जरूरी नहीं हर एक पे लिखोगी ओरछा क्षेत्र से संबंधित थे, 16वीं शताब्दी के थे, नहीं, केवल आप ब्रैकेट में इतना लिख दीजिए, काफी हो जाएगा मामला। ठीक। इसके अलावा दूसरा डॉट आपको दिख रहा है, कठिन काव्य का प्रेत, कौमा, आचार्य, ये इनकी उपाधियां थी। क्लियर। और रचनाओं की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये इनकी रचनाएं थी। तो फिर वही बात, मैंने पूरी रचनाएं लिख दी भाई साहब, इसलिए मैंने यहां से लाइन ही हटवा दी इसके नीचे। पूरी रचनाएं लिख दी, आपको कोई 2-3 सही लग रही वो आप लिख दीजिए। तो 3 बातें मैंने बताई, किसके दरबार में थे, और उसी ब्रैकेट में बता दिया किस टाइम पीरियड के थे और किस क्षेत्र के थे। दूसरे मैंने बताया कि इनकी उपाधियां क्या थी, और तीसरे में बताया इनकी रचनाएं क्या थी। आगे देखते हैं साथियों, केशव दास जो थे, इनके लेखन की विशेषता क्या है। विशेषता जैसे हम सबकी देख रहे हैं भाई, बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। दूसरा देखें, संवाद शैली और छंदों की अधिकता है इनके लेखन में, छंद बहुत हैं। ठीक है, इसलिए इनके लेखन को बहुत कठिन भी माना गया है कई जगह, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको। अधिकांश रचना श्रृंगार रस की है इनकी, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखें, भूषण, अगले राइटर। परिचय यदि भूषण पे आ गया 3 मार्कर में, तो आप क्या बताएंगे। पहला पॉइंट परिचय का कि मध्यकालीन वीर रस के कवि हैं, उपाधि है भूषण। अच्छा, संरक्षण इन्हें मिला बुंदेला शासक छत्रसाल का। अच्छा, रचनाएं क्या है, रचनाएं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, ऐसी सारी रचनाएं मैंने लिख दी है। भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, ये सारी इनकी रचनाएं। कोई आप 2-3 बता दीजिए। चलिए अगला, पद्माकर।
अब ये जो इनकी रचनाएं थी भूषण की, इन रचनाओं पे अलग से 3 मार्कर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी केवल इतना आ जाए कि भूषण की रचनाएं बताइए, तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, और कभी भूषण पर टिप्पणी आ जाए तो आप इस तरह से लिखिएगा। क्लियर? अच्छा, अगला नाम देखिए पद्माकर। साथियों फिर वही बात, पद्माकर साहब पे कभी 3 मार्कर आ गया तो पहला पॉइंट तो आप ये बताएंगे कहाँ के हैं, मतलब सागर के हैं, इनकी उपाधि क्या है, कविराज शिरोमणि इनकी उपाधि है, और फिर बता दीजिए इनकी रचनाएं। अब देखिए मैंने कितनी सारी रचनाएं लिखी, आप कोई 3 बता दीजिए। प्रबोध 50सा, राम रसायन, गंगा लहरी, यमुना लहरी, अली जहा प्रकाश, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, जगत विनोद, रीति ग्रंथ, पद्मा भरण, इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, अगला 3 मार्कर है मुल्ला रामू जी। मुल्ला रामू जी एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कभी आए तो जन्म आप बताएंगे भोपाल, गुलाबी उर्दू का जनक इन्हें कहते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। विधा इनकी ये व्यंग मतलब व्यंगकार हैं। और तीसरा पॉइंट हमने बताया प्रमुख रचनाएं। रचनाएं देखिए, खवातीन, अंगूरा, मुसाफिर खाना, शादी, औरत जात, लाठी और भेष, शायर ए जंग, दीवाने मुल्ला रामू जी, इस्तिखावे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, विकालात गुलाबी उर्दू और गुलाबी शायरी। गुलाबी उर्दू को जनक कह रहे हैं ना इन्हें, और जो मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी है उसका जो उसके भवन का जो नामकरण है वो इन्हीं के नाम पे हुआ है। क्लियर? इतनी सही रचना में से कोई 3 आप लिख देना, काम आपका हो जाएगा। और यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुल्ला रामू जी की रचनाएं बताइए बस, तो केवल रचनाओं पे बात कीजिए, ये मत बताइए भोपाल के हैं, गुलाबी उर्दू के जनक हैं और ये सब। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पे हम चल रहे हैं। हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 2-3 हमने देखे राइटर्स। अब हम आधुनिक भारत के राइटर्स देख रहे हैं। हमने मुल्ला रामू जी देख लिए, अगला देख रहे हैं भवानी दादा, भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म इनका 1913 टिकरिया ग्राम होशंगाबाद मतलब वर्तमान नर्मदापुरम में हुआ। रचनाएं इनकी खास हैं, गांधी पंचशती, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी। विषय क्या रहा इनका? गांधी जी का जीवन, प्रकृति का चित्रण और व्यंगात्मकता, ये इनके विषय रहे। तो ये 3 बातें आप भवानी दादा के बारे में बता देंगे तो मामला कंप्लीट हो जाएगा। और यदि कभी डायरेक्ट उनकी रचनाएं पूछ ली जाए तो आप रचनाएं बता दीजिएगा। उसी तरह गजानन माधव मुक्ति बोध, साथियों जन्म श्योपुर 1917, बाकी रचनाएं इसके अलावा देखिए रचना कितनी सारी लिख दी। चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास व संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार, सतह से उठता आदमी, काट का सपना, विपात्रा, भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की छाती, भूल गलती, शक्ति के अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नए निबंध। इतनी सारी रचनाएं। विषय क्या है इनका? भाषा शैली हिंदी और जीवन की कटु सच्चाइयों को इन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब। 3 बातें आप बताएंगे। जन्म बता दीजिएगा श्योपुर 1917, रचनाएं कोई 3 बता देना इतनी सारी में से, और विषय बता दीजिएगा कि जीवन की विसंगतियों पर इन्होंने प्रकाश डाला। क्लियर? और यदि कभी सीधे रचनाएं आ गई तो ज्यादा से ज्यादा रचनाएं आप बता दीजिएगा। हरिशंकर परसाई जी पे कभी 3 मार्क कराए तो जन्म वर्ष 1924, होशंगाबाद नर्मदापुरम का जामनी गांव। दूसरा पॉइंट आप पूर्ण विराम करके मतलब अगली लाइन से लिख सकते हैं रचनाएं। रचनाएं देखिए फिर हमने इतनी सारी बता दी यहां पर, इसलिए हमने पूरी लाइन सी हटा दी। टॉर्च बेचने वाला, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एक लड़की 5 दीवाने, ज्वाला। ठीक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। कोई 3 आप बता दीजिएगा। विशेषता क्या है? सामाजिक मूल्यगत विसंगतियां, मतलब वही सामाजिक विसंगतियों को प्रस्तुत जो पुराने लेखक कर रहे थे वही ये भी कर रहे हैं। तो आप ये 3 बातें बता देंगे। कभी हरिशंकर परसाई आए तो जन्म बता देंगे होशंगाबाद 1924, रचनाएं कोई 3 बता देंगे और विषय बता देंगे सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग। पर केवल यदि रचनाएं आ जाए तो 10-15 रचनाएं आप बता दीजिएगा। शरद जोशी, साथियों जन्म वर्ष 1931 उज्जैन, पूर्ण विराम करके, शैली व्यंग्यात्मक, ये दूसरे पॉइंट में लिखिएगा। हमारा यहां पूरी लाइन का सिस्टम बिगड़ गया है क्योंकि हमने रचनाएं ज्यादा बताई है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप जन्म 1931 उज्जैन, पूर्ण विराम करके शैली व्यंग्यात्मक, फिर दूसरी लाइन पे आएंगे लिखेंगे रचनाएं, कोई 3 बताएंगे। हमने इतनी सारी बता दी। जीप पर सवारी लिया, फिर किसी दिन,
परिक्रमा, दूसरी सतह, राह किनारे बेट, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, तिलिस्म और मैं, ये इनकी रचनाएं। तीसरे पॉइंट में आप हेडिंग देंगे सम्मान, 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो साथियों सेकंड पॉइंट में जब आप रचनाएं हेडिंग डालेंगे तो कोई 3 रचनाएं लिख दीजिएगा, काफी रहेगा। बट फिर मैं कहूं कि यदि शरद जोशी की केवल रचनाएं पूछ ली जाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा बताइएगा। बाल कवि बैरागी, इन पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है कि इनका मूल नाम बताइए, तो 3 मार्कर में इनके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। जन्म है इनका 10 फरवरी 1931, रामपुर मंदसौर, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। वास्तविक नाम दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो कि है नंद राम दास, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। और तीसरे पॉइंट में बताएंगे रचनाएं इतनी सारी हैं इसलिए वही एक्सीड हो गई वर्ड लिमिट। गीत, दर्द दीवानी, 2 टूक, भाभी रक्षक देश के, आओ बच्चों गाओ बच्चों, दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, गौरव गीत, सरपंच और ललकार, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखें, मालती माधव जोशी जी जन्म महाराष्ट्र औरंगाबाद में हुआ था। इनका उपनाम है मालवा की मीरा, क्योंकि मालवा क्षेत्र में बस गई थी इसलिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन्हें पढ़ा जाता है। ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरे में पॉइंट में आप हेडिंग डालेंगे इनकी रचनाएं, कोई 3 बता दीजिएगा, काम हो जाएगा। यहां मैंने इतनी सारी बता दी, देखिए, वो तेरा घर ये मेरा घर, मोरी रंग दे चुनरिया, एक और देवदास, बेटे की मां, सास सांस पर पहरा बैठा, प्रतिदान, कोख का दर्प, मोहभंग, आउटसाइडर, प्रॉब्लम चाइल्ड, उसने नहीं कहा, आस्था के आयाम, प्यार के 2 पल बहुत हैं, औरत एक रात है, पिया पीर ना जानी। अगला नाम है चंद्रकांत देवतले। साथियों जन्म मध्य प्रदेश का बैतूल। इनकी कृति बहुत सारी लिख दी मैंने, कोई 3 बता दीजिएगा। हड्डियों में छुपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, कौमा, भूखंड तप रहा है, कौमा, हर चीज में आग बताई गई थी, कौमा, पत्थर की बेंच, कौमा, इतनी पत्थर रोशनी, कौमा, पत्थर फेंक रहा हूं, कौमा, उजाड़ संग्रहालय। इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। जब चंद्रकांत देवतले पे लिखने आए तो रचनाएं कोई 3 बताइएगा, 4 बताइएगा, पर यदि केवल रचनाएं पूछ लें थोड़ी ज्यादा बता दीजिएगा। अमृतलाल बेगड़ साहब, प्रश्न आ सकता है इन पे। देखिए पहला पॉइंट, उपनाम इनका है नर्मदा पुत्र, कृतियां इनकी है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृत से नर्मदा और नर्मदा तीरे तीरे। विशेष ये है कि ये हिंदी के अलावा गुजराती भाषा में भी लिखते हैं। साथियों कवि प्रदीप, बहुत फेमस नाम, जन्म इनका उज्जैन में हुआ, मूल नाम है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ये दोनों बातें एक लाइन में जाएंगी। प्रमुख रचना है दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और प्रसिद्धि इनकी हुई थी ए मेरे वतन के लोगों नाम का जो गीत है उसके कारण हम सभी जानते हैं। अगला नाम है राम कुमार वर्मा। पॉइंट नंबर 1, हिंदी साहित्य का एकांगी सम्राट इन्हें कहते हैं और हिंदी एकांकी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। बहुत बड़े शायर बशीर बद्र जी, पूरा नाम है इनका सैयद मोहम्मद बशीर। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी उजाले अपनी यादों के, उजालों की परियां, आस, रोशनी के घरोंदे, हिंदी तुम्हारे लिए और कोंच, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला नाम है अनिल माधव दवे। इन पे कभी 3 मार्कर आए तो आप लिखेंगे जन्म उज्जैन का बड़नगर। प्रसिद्धि इनकी रही कि ये पर्यावरणविद थे और लेखक भी थे। साथ ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नर्मदा समग्र, शिवाजी व स्वराज, सृजन से विसर्जन तक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कामता प्रसाद गुरु, कभी 3 मार्कर आए, जन्म सागर में हुआ, रचनाएं हैं हिंदी व्याकरण, कौमा पार्वती और यशोदा, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रसिद्धि ये है कि हिंदी भाषा में पहला पूर्ण मान्य व्याकरण इन्होंने रचा था, ये इनकी प्रसिद्धि है। गिरजा कुमार माथुर, जन्म अशोकनगर में हुआ, रचनाएं इनकी रही मंजीर, कौमा हम होंगे कामयाब एक दिन, कौमा मैं वक्त के सामने। अगला नाम है अशोक वाजपेयी। साथियों जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक पतंग अनंत, कौमा तत्पुरुष। अब भवभूति उधर हमने देखे थे, उनके लेखन की विशेषताएं उधर रह गई थी तो वह हमने आखिरी में डाल दी थी। साथियों पहला, गंभीर ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन इन्होंने किया, मतलब बहुत चिंतन वाली बातें इन्होंने प्रस्तुत करी हैं। प्रकृति से लगाव इनकी प्रस्तुति में दिखाई देता है, यही कारण है इन्हें भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है। क्लियर।
ये थे कुल 45 थ्री मार्कर मध्य प्रदेश के साहित्यकार के संबंधित साथियों, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे डायमेंशन आपके सामने रखने का प्रयास किया। व्यक्ति विशेष पे यदि थ्री मार्कर आए तब क्या लिखना है, उनकी रचनाएं पूछ लें वो भी आपको दे दी, रचनाओं में जो स्पेसिफिक रचनाएं हैं उन पे कभी थ्री मार्कर आ गया तो क्या लिखना है वो बता दिया। और चौथा, यदि किसी राइटर के लेखन की कभी विशेषता या लक्षण पूछ लें तब क्या लिखना है। ये 4 डायमेंशन कवर करने का प्रयास किया। ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।